नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस का हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो उस भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अपन ने जो चुनौतियों के बारे में पढ़ा है उनमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है गरीबी, जिसका PDF नोट्स के रूप में आपको आज भेज दिया गया है और उसी का आज हम वीडियो भी बना रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि गरीबी सबसे सिंपल और ईजी टॉपिक है, बस समझना आपको ध्यान से समझते हो तो शायद दूसरी बार पढ़ने की अपने को आवश्यकता ही नहीं पड़े, इतना इजी है। तो अपन बात कर रहे हैं आज गरीबी। इस शब्द से तो हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि गरीबी होती क्या है। गरीबी जिसकी न्यूनतम आवश्यकताएं, जिसको भरपेट खाना ना मिलता हो, जिसको रहने के लिए आवास ना हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। तो गरीबी की परिभाषा कैसे देंगे अपन, यानी व्यक्ति क्यों गरीबी को मापने के लिए हर देश के अंतर्गत क्या होता है, अलग अलग मानक स्तर होता है। हमारे देश में सीधी सा मानक स्तर तो ये है कि अगर व्यक्ति अपने दिन भर एक शाम को भरपेट खाना नहीं खा पाता है, अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, रहने के लिए आवास नहीं होता है, तो वो गरीब माना जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी परिभाषा बताएंगे। परिभाषा अपने को क्या लिखनी है, गरीबी की परिभाषा कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं कर पाता, वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, अब मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी, मूलभूत का अर्थ होता है जो कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये मूलभूत आवश्यकताओं का न्यूनतम स्तर भी यदि वो नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो गरीब कहलाता है। तो उसको अपन गरीबी की श्रेणी में मानते हैं। और इसके ऊपर हमारे देश के कई विद्वानों ने, कई वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष भी निकाला, बहुत सारे अनुमान लगाए, बहुत सारे सर्वे किए और उसके माध्यम से उन्होंने पता लगाया। कभी तो कैलोरी उपभोग के आधार पर, उपभोग का अर्थ क्या होता है, उपभोग के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो उपभोग से हमारा क्या अभिप्राय होता है, उपभोग का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा जो अपने परिवार पालन के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट से कोई वस्तु लेकर आते हैं तो किस लिए लाते हैं, बेचने के लिए लाते हैं। तो अपन क्या है, अपने खुद के उपयोग के लिए लाते हैं, यानी उसको, उसी व्यक्ति को दुकान से कोई व्यक्ति वस्तु लाता है और वो अगर उसका प्रयोग कर रहा है तो वही उसका असली या रियल उपभोक्ता कहलाता है। बीच में एक होलसेलर से एक दुकानदार सामान लाता है और सामान लाकर वो मार्केट में या दुकानों पर बेचने का काम करता है, तो उसको अपन उपभोक्ता नहीं बोल सकते। वो क्या है, रिटेलर है, यानी बीच में कमीशन खाने वाला व्यक्ति होता है, वो सप्लायर होता है जो सामान को सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन हम क्या है, वस्तु का उपयोग करते हैं, इसलिए हमें उपभोक्ता कहते हैं। और उस उपयोग, वस्तु के उपयोग को ही हम क्या बोलते हैं, उपभोग, यानी उपभोग करने वाला व्यक्ति। तो न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको अपन गरीबी की श्रेणी में मानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अपनी बुक के अनुसार गरीबी। तो जीवन निर्वाह हेतु मूलभूत आवश्यकताओं का मानक, आज वर्तमान में सभी सरकारों ने व्यक्ति के जीवन निर्वाह हेतु एक मानक स्तर तैयार किया हुआ है। उस मानक स्तर को यदि व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो गरीब माना जाता है। तो जीवन निर्वाह हेतु मूलभूत आवश्यकताओं का मानक तय कर लिया जाता है। अब इस मानक स्तर से नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अपन गरीबी की श्रेणी में मानते हैं। दूसरी परिभाषा आप अपने सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हो कि वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है वो गरीब कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा, धन और संपदा के अभाव में व्यक्ति क्या कहलाता है, धन और संपदा उसके पास नहीं है तो वो है गरीब। धन और संपदा अगर उसके पास नहीं है तो वो व्यक्ति क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। आज हम ये भी देखने में आता है कि एक व्यक्ति तो वो होता है जिसके पास आलीशान बंगले होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ियाँ होती है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास रहने के लिए आवास नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो उन दोनों का जो अंतर है, उस अंतर से अपने ये पता लगा सकते हैं कि कौन इसमें गरीब है और कौन इसमें अमीर है। अमीर किसको बोलते हैं, जिसके पास हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अमीर बोलते हैं। और जिसके पास ये न्यूनतम आवश्यकताएं जो पेट भरने के लिए, जो दैनिक जीवन में ज़रूरी होती है, वो चीज़ें भी अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कई बार अपन देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय नहीं जा पाते, छोटी छोटी सी उम्र होती है, जबकि हमारे सरकार द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी माना जाता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। अब वो स्कूल नहीं जाने का कारण अपने भी समझ में आता है कि क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनको क्या होता है, दिन भर काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। अगर वो स्कूल जाएंगे तो उनके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होगी। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, काम पर जाते हैं, और काम पर जाते हैं तभी जा करके उनके परिवार में क्या होता है, शाम के टाइम का खाना प्राप्त हो पाता है। तो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, काम पर जाते हैं। समाज में हमने दो वर्ग देखे, गरीब और अमीर।
सीधी सी बात है, जो भी अपन बात कर रहे थे कि हमारे समाज में दो वर्ग होते हैं, एक तो गरीब होता है, एक अमीर होता है। गरीब के पास क्या होता है? न्यूनतम आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं बिल्कुल नहीं होती है। एक व्यक्ति वो होता है अमीर जिसके पास ये सारे संसाधन, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो ये दो प्रकार के जो वर्ग है, गरीब और अमीर, तो इन दोनों की परिभाषा अपने को आनी चाहिए। इसमें देखो, गरीबों के पास धन का अभाव होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का न्यूनतम स्तर भी वो प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उनको अपन गरीब बोलते हैं। अब इस गरीबी को क्या है, दो पार्टों में विभाजित किया जाता है। इस गरीबी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष और सापेक्ष यानी गरीबी दो प्रकार के होते हैं। अपन सबको गरीब मानते हैं, लेकिन गरीबी भी क्या है, दो। अभी विश्व के आधार पर अपन, विश्व मानक के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं कि गरीबी भी दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। अब निरपेक्ष गरीबी अधिकतर अपने अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में देखने को मिलती है। निरपेक्ष गरीबी और सेम गरीबी वाली जो परिभाषा है वो दोनों एक ही होती है। यानी निरपेक्ष गरीबी में वही होता है कि जो सरकार द्वारा जो मानक स्तर तय किया हुआ है, उस मानक स्तर का न्यूनतम स्तर भी ये लोग प्राप्त नहीं कर पाते, तो उसको अपन निरपेक्ष गरीबी की श्रेणी में मानते। देखते हैं अपन, निरपेक्ष गरीबी वह व्यक्ति जो मूलभूत आवश्यकताओं का न्यूनतम मानक स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाता, उसको अपन निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत मानते हैं। ये अधिकतर अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में देखने को मिलती है। जो निरपेक्ष गरीबी है वह अविकसित का पिछड़े हुए जो राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र जो है उनके अंदर निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर प्रत्येक देश का जो होता है, प्रत्येक देश अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी देशों में ये एक मानक स्तर का अर्थ क्या होता है, हमें दिन भर में शाम को इतने पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। भाई इतने अपने पेट को भरने के लिए अपने को जितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वो एक मानक स्तर हो जाता है। इसने खर्च करने वाला व्यक्ति और इससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब और इससे ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति अमीर, तो एक मानक स्तर बना दिया। अब वो मानक स्तर तक अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, जैसे अपन अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पहले अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति, सरकार द्वारा एक मानक निर्धारित कर दिया गया है 1000 रुपये महीने के, एक महीने में एक व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपये खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है वो गरीब नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये महीने के भी, एक व्यक्ति, परिवार में 5 सदस्य तो कितने हो गए, 5000, तो 5000 रुपये अगर वो महीने में 5000 रुपये अगर उनके पास नहीं है तो खर्च कहाँ से करेंगे, तो वो इस गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। और उससे ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति क्या माना जाता है, गरीबी से ऊपर माना जाता है। तो एक मानक रेखा निर्धारित कर दी जाती है, सरकार द्वारा एक लाइन बना दी जाती है जिसको उपभोग लाइन के नाम से जानते हैं, गरीबी निर्धारण रेखा जो होती है। अब गरीबी निर्धारण रेखा किसके आधार पर की गई, उपभोग व्यय के आधार पर, उपभोग पर खर्च करने वाले पैसों के आधार पर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर प्रत्येक देश का अलग अलग होता है। इससे राष्ट्र के विकास, अब इसमें क्या होता है, ये जो मानक स्तर अलग अलग होता है, इससे अपन किसी भी देश की राष्ट्र की स्थिति यानी उसका विकास कैसा हो रहा है, तो विकास के बारे में जान सकते हैं। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा हो सकता है उसके बारे में जान सकते हैं। या मुद्रास्फीति जो होती है, मुद्रास्फीति का मूल्य वृद्धि जो होती है, वो भी इन सब के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन सब के लिए मूल्य वृद्धि को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब ये तो थी निरपेक्ष गरीबी। अपन बात करते हैं सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत। अब सापेक्ष का क्या होता है, समानांतर श्रेणी में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके मध्य भी कुछ संसाधनों को लेकर, कुछ आवश्यकताओं को लेकर क्या होता है, कुछ मतभेद, कुछ अंतर होता है। उसी अंतर को अपन क्या बोलते हैं, सापेक्ष अंतर। अब सापेक्ष अंतर यानी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है। मूलभूत का अर्थ क्या होता है, न्यूनतम आवश्यकताएं तो उसकी पूरी हो रही है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है, लेकिन अन्य राष्ट्र और समाज की दृष्टि में वो क्या होता है, कम संसाधनों का उपयोग करता है। अन्य व्यक्तियों की तुलना में वो कम संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो वो उन व्यक्तियों की तुलना में वो क्या माना जाता है, गरीब है। इधर तो अपन बात कर रहे थे कि न्यूनतम स्तर यानी जिसको खाना नहीं प्राप्त होता। अब सापेक्ष के अंतर्गत अपन मान के चले कि सापेक्ष में उस व्यक्ति को मानेंगे कि उसकी दो व्यक्तियों की इनकम है, एक व्यक्ति की इनकम है 50,000 मंथली और एक व्यक्ति, अब इधर तो 5,000 रुपये तो मंथली उसको खर्च करने वही नहीं मिल पा रहे। एक व्यक्ति की इनकम है 50,000 रुपये मंथली, 50,000 रुपये, और एक की इनकम है 40,000 या 30,000 मान लेते, 30,000 रुपये मंथली और एक की 50,000। अब हम देखते हैं कि 30,000 वाला 30,000 के अकॉर्डिंग संसाधनों का उपयोग करता है। 50,000 जिसको मिल रहे हैं वो उससे ज़्यादा संसाधनों का, 30,000 रुपये जिसको मिलते हैं वो बाइक मेंटेन करता है, 50,000 वाला 4 व्हीलर मेंटेन करता है। तो इसका मतलब दोनों में जो अंतर है, इस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, उस अंतर को ही कहा जाता है गरीबी। तो समाज और राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय, धन और उपभोग व्यय में
असमानता का माप क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। सापेक्षिक असमानता का जो माप है, यानी उनके मध्य जो अंतराल पाया जाता है, उस अंतराल को हम सापेक्ष गरीबी की श्रेणी में मानते हैं। इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो अपनी आवश्यक, सीधी सी बात है, जो वो व्यक्ति सापेक्ष गरीबी में व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा तो कर पाता है, लेकिन अन्य राष्ट्र या समाज की तुलना में क्या होता है? वो थोड़ा गरीब होता है। उनकी तुलना में क्या होता है? कम संसाधनों का उपयोग करने वाला होता है। तो अपन सबसे पहले गरीबी पढ़ा। गरीबी दो प्रकार होते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि आपके इस चीज़ें दोनों समझ में आ गई होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। गरीबी की परिभाषा, अब गरीबी को दो पार्टों में विभाजित किया, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में देखने को मिलती है, जबकि सापेक्ष गरीबी जो होती है वो विकसित राष्ट्रों में, जो पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र है, उन विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। तो ये अपनी गरीबी की परिभाषा हो गई। उसके बाद में अपन बात करें कि भारत में गरीबी का मापन या गरीबी का माप कैसे किया जाता है। भारत में गरीबी को मापने के लिए कौन कौन से आधार है, किस आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे यहाँ पे ये व्यक्ति गरीब है, इतनी प्रतिशत हमारी जनसंख्या गरीब है, उन चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं? तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस गरीबी को मापने का पहला प्रयास, इस बार 10th के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम लगा है कोरोना के जस्ट बाद में भी, जो 29 जून को जो लगा था, 29 जून वाला जो पेपर था सोशल साइंस का, उस पेपर के अंतर्गत ये प्रश्न आया था कि भारत में गरीबी मापने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा? तो ये 1868 में पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। जो पहला प्रयास था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा गरीबी को मापने का उन्होंने प्रयास किया कि हम किसी व्यक्ति को गरीब कैसे मान सकते हैं। तो उसका पहला प्रयास 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। फिर दूसरे अगर बात करें कि स्वतंत्रता से जस्ट पहले, यानी स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? 1947। तो 1947 से जस्ट पहले की अगर बात करें तो इस दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति जो होती थी, एक राष्ट्रीय नियोजन समिति थी, उस समिति के द्वारा इसका आकलन किया जाता था, इसकी गणना की जाती थी, इसका सर्वे करके पता लगाया जाता था कि हमारे देश में गरीब लोगों की संख्या कितनी है, गरीब किसको मानते हैं। तो इसका अनुमान कौन लगाता था? राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्यों? उस समय हमारे पास देश के आज़ाद होने के बाद में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो उससे पहले जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी वो ये कार्य करती थी। 1962 में अगर बात करें तो 1962 में योजना आयोग द्वारा एक दल का गठन करके इसका अनुमान लगाया गया 1962 में कि अपने यहाँ पे गरीबी का आकलन करने के लिए 1962 में योजना आयोग ने एक दल का गठन किया, जिसके पास जो क्षेत्रों में जाकर के ये पता करता था कि कौन से व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में मानते हैं और कौन कौन से तत्वों से, कौन कौन से ऐसे मानक है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को गरीब मान सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें 1971 में वी.एम. दांडेकर, ये व्यक्ति का नाम है वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ रथ, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर के, इनकी दो व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो समितियां जो थी, उन्होंने गरीबी की परिभाषा प्रस्तुत की कि गरीब किसको मानते हैं। तो गरीबी को परिभाषित किया इनके द्वारा 1971 में वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ रथ ने क्या किया? गरीबी की परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की। और गरीबी की परिभाषा तो अपन पहले ही जानते हैं, लेकिन इनके द्वारा उसके ऊपर फिर से निष्कर्ष करके वही गरीबी की परिभाषा इन्होंने बताई। बात करें नेक्स्ट 1979 में, जब प्रभावी मांग, इस चीज़ को ध्यान से समझना, 1979 में जब प्रभावी मांग, डिमांड बढ़ने लगी और न्यूनतम आवश्यकताओं पर, अब न्यूनतम आवश्यकताएं व्यक्ति की क्या होती है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी उस दौरान, न्यूनतम आवश्यकताओं पर एक कार्यदल का गठन किया गया। एक कार्यदल यानी कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को क्या बोलते हैं? वाई के अलग कमेटी के नाम से उसको जाना जाता है। जब प्रभावी मांग और न्यूनतम आवश्यकताओं पर काम करने के लिए एक दल का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, जिसको वाई के अलग कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इसने भी क्या किया? वही चीज़ें पता करने का प्रयास किया कि किस व्यक्ति को हम गरीबी की श्रेणी में माने। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने वाई के अलग कमेटी, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है वाई के अलग कमेटी कौन थी, तो वाई के अलग कमेटी जो है 1979 में प्रभावी मांग और न्यूनतम आवश्यकताओं यानी गरीबी का आकलन करने वाली एक कमेटी थी। अब इनकी रिपोर्ट के अनुसार, ये जब रिपोर्ट बनाई गई इनकी अलग कमेटी ने, तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी जो होता है, हम जो खाते हैं उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, उस एनर्जी को हम कैलोरी के रूप में नाम मापते हैं। तो इसके अनुसार बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। 2400 कैलोरी से यदि कम कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो उसको गरीबी की श्रेणी में, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने परिभाषा दी। दूसरी परिभाषा उन्होंने दी शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी, यानी शहरी क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है उसको 2100 कैलोरी अगर वो प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है। एक व्यक्ति दिन भर में अगर 2100 कैलोरी, अब 2100 कैलोरी
खाद्यान्न हम जो खाना खाते हैं उससे भी अपने को प्राप्त होती है, फ्रूट्स खाते हैं या कुछ अन्य वस्तु जो भी खाते हैं उनके माध्यम से यदि अपने को 2100 कैलोरी ऊर्जा एनर्जी प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब हम गरीब नहीं है। तो इनके आधार पर अब ये इन्होंने जो माना, इसमें सबसे जो बात करें, इससे कम कैलोरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या माना जा गया, 2400 और 2100 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी से कम प्रतिदिन कम कैलोरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। और ये जो इसका जो वर्णन बताया गया, ये बताया गया कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी का आकलन किया गया। अपन बात करें कि ये जो आकलन किया गया था किसके द्वारा, वाई के अलग कमेटी द्वारा, तो उसने गरीबी का आकलन किस आधार पर किया, तो अपन बताएंगे कि ये कैलोरी के आधार पर उन्होंने यह जो आकलन किया वो किसके आधार पर, कैलोरी यानी मानव प्रतिदिन कितनी एनर्जी प्राप्त करता है उसके आधार पर इन्होंने इसका आकलन किया। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें कि अगला इसके बाद डीटी लखड़ावाला नाम सुनना, डीटी लखड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। इस सी रंगराजन का नाम तो आपने दो का नाम तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सी रंगराजन का नाम तो आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर जनरल था सी रंगराजन, तो वही व्यक्ति है। तो इसमें डीटी लखड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन, इन तीनों व्यक्तियों की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गरीबी के अनुमान लगाने के लिए अलग अलग कमेटियों का निर्धारण किया गया। डीटी लखड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन की अध्यक्षता में कुछ कमेटियां गठित की गई और उनको ये काम दिया गया, एक कार्यदल बनाया गया जिसको ये काम दिया गया कि गरीबी का आकलन करना है आपको। अब गरीबी का आकलन करने में सुरेश तेंदुलकर जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनमें से सुरेश तेंदुलकर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार गरीबी का जो आधार है, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन दोनों ने गरीबी का आधार जो था वो किसको माना, उपभोग व्यय के आधार पर इन्होंने गरीबी की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। एक योजना आयोग के समक्ष उन्होंने एक आकलन प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि उपभोग व्यय के आधार पर ही हम गरीबी का आकलन करते हैं। और उस उपभोग व्यय के आधार पर सुरेश तेंदुलकर ने और सी रंगराजन ने दोनों ने अलग अलग कमेंट या अलग अलग विवरण प्रस्तुत किए। अब हम दोनों के विवरण देखते हैं। 2011-12 में उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किए, 2011-12 में सुरेश तेंदुलकर ने जो विवरण बताया उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि अपने उपभोग पर खर्च करता है तो वो व्यक्ति, यानी 1000 रुपये एक लिमिट बना दी गई उन्होंने, उनके द्वारा जो लिमिट थी वो 1000 रुपये थी। कोई व्यक्ति 1000 रुपये प्रति व्यक्ति, अगर मंथली, वही चीज़ अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 1000 रुपये एक प्रति व्यक्ति के आधार पर महीने का 5000 रुपये, तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। जबकि ये आकलन था शहरी क्षेत्र के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने बताया 816 रुपये प्रति व्यक्ति अगर मासिक उपभोग करता है कोई व्यक्ति तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। और उससे कम उससे कम उपभोग करने वाला, उससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। अब इसके आकलन के अनुसार भारत में, तेंदुलकर के अनुसार भारत में 21.92% लोग इस रेखा से नीचे बताए गए। 21.92% लोग इस रेखा, कौन सी रेखा, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति अगर खर्च नहीं करते तो खर्च नहीं करने वाले व्यक्तियों में 21.52, हमारी टोटल आबादी का 21.92% भाग जो था वो इस रेखा से नीचे बताया गया, यानी गरीबी की श्रेणी में बताया गया। फिर उसके बाद में सी रंगराजन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 2011-12 में, सेम उसने ये आकलन थोड़ा चेंजेस बताया। उसने बताया कि शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये खर्च करने वाला, जो अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 1407 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च नहीं करता है तो वो गरीब माना जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये से कम खर्च करने वाला व्यक्ति, अब एक चीज़ है, सीधी सी बात है, वहाँ पर 1000 और 816 थे, यहाँ पर 1407 और 972 आ गए, तो अपने आप क्या होगा, प्रतिशत जो है। अब इसके आधार पर इतने खर्च करने वालों का आधार 21.92% किसके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार गरीब लोग थे। जबकि सी रंगराजन के अनुसार जो लोग थे वो कितने थे, 29.5% व्यक्ति गरीबी रेखा की श्रेणी से नीचे आते गए। यानी टोटल आबादी का 29.5% भाग गरीबी की श्रेणी में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इन दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की, दोनों के आकलन अलग थे, दोनों के उपभोग व्यय पर पैसे खर्च होने वाले जो पैसे हैं उनका रकम अलग थी। इस कारण से एक ने 21.92% लोगों को गरीब बताया तेंदुलकर ने, और सी रंगराजन ने 29.5% लोगों को गरीब बताया। इसके बाद में अपन बात करें कि ये सारे आज वर्तमान की अगर बात करें तो भारत में
ये सारे जो गरीबी के आकलन के लिए जो विश्वसनीय समंक का अर्थ होता है संख्याएं, आंकड़े, विश्वसनीय समंकों का कार्य आज वर्तमान में कौन एकत्रित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसको नोट कर लेना, कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है, कौन सी संस्था इस गरीबी का आकलन करती है? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा गरीबी के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। ये संग्रहण कैसे करते हैं? ये यहाँ से अपने ऑफिस से निकलते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, क्षेत्रों में लोगों से ये पता करते हैं कि किस आधार पर आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं में कितने पैसे खर्च करते हो। इस आधार पर, सर्वे के आधार पर ये कुछ आंकड़े कलेक्ट करते हैं और उन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से हमें गरीबी के आंकड़ों का पता लगता है। अब ये तो अपना हो गया, भारत में गरीबी का मापन इस प्रकार से किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इस गरीबी को मापने के लिए दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती है, जिसको अपन गरीबी मापन की विधि जो होती है उसको बोलते हैं रिकॉल अवधि। अब रिकॉल अवधि हो सकता है आपको ये सांप यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा हो, सांप नहीं दिख रहा हो, तो मैं इधर बता देता हूँ। रिकॉल अवधि, रिकॉल अवधि क्या होती है? गरीबी को मापने के लिए रिकॉल अवधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये रिकॉल जो अवधि है, नाम है रिकॉल अवधि। गरीबी मापन की जो विधियां हैं रिकॉल अवधि के आधार पर अपन इसमें बात करें, गरीबी का आकलन के अनुमान लगाने के लिए इसका प्रयोग, यानी इस रिकॉल अवधि से क्या काम किया जाता है? गरीबी जो है उस गरीबी के आकलन व अनुमान हेतु इसका गरीबी के आकलन व अनुमान के लिए, गरीबी के आकलन व अनुमान के लिए, अनुमान हेतु इस विधि का प्रयोग, रिकॉल अवधि का प्रयोग किया जाता है। अब रिकॉल अवधि को भी दो पार्टों में विभाजित किया जाता है। एक तो कहलाती है समान रिकॉल अवधि, समान रिकॉल अवधि, और इसमें भी बात करेंगे। और दूसरी है, इस रिकॉल अवधि को दो पार्टों में विभाजित किया, समान रिकॉल अवधि, और दूसरी है मिश्रित रिकॉल अवधि। मिश्रित रिकॉल अवधि, ये दो प्रकार की अवधि विधियाँ जो होती है, इसके माध्यम से गरीबी के आंकड़े को कलेक्शन किया जाता है। अब समान रिकॉल अवधि में तो क्या होता है, इस संस्था, जैसे अपन बात करें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या करता है, इसके अंतर्गत 30 दिन की अवधि के आंकड़े कलेक्ट करता है। 30 दिन के आंकड़े कलेक्ट करता है एक परिवार के एक व्यक्ति के द्वारा, कि 30 दिन में वो कितना खर्च कर रहा है, और उसके आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। ये तो समान रिकॉल अवधि, यानी हर महीने 30 दिन के आकलन के आधार पर, हर महीने के आधार पर इसमें आकलन किया जाता है, आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरी है मिश्रित रिकॉल अवधि। तो मिश्रित रिकॉल अवधि में 30 दिन वाला तो आंकड़े यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, 30 दिन व 365 दिन के आधार पर जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं उस आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो 30 दिन और 365 दिन, 30 दिन यहाँ से जो होते हैं उसको भी कलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा साल भर का एक आंकड़े कलेक्ट करते हैं। साल भर में इस परिवार ने, इस फैमिली ने अपने न्यूनतम आवश्यकताओं के ऊपर ये इतने पैसे खर्च किए, और उसके आधार पर ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो होता है वो गरीबी का आकलन करता है। तो ये रिकॉल अवधि जो होती है दो प्रकार की होती है, समान और मिश्रित रिकॉल अवधि। तो ये अपने गरीबी वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट है। इसमें एकाध कुछ बचे हुए होंगे तो उनके बारे में और नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन और देख लेंगे। तो इसको ध्यान से समझना है, और इसके साथ साथ इसके जो प्रश्न उत्तर है इस चैप्टर के, उन प्रश्न उत्तरों को भी आपको कल कंप्लीट करना है। तो प्रश्न उत्तर कम से कम 5 से 7 प्रश्न, जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए उन टॉपिकों के प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करने के बाद में आप इसमें जो नेक्स्ट कुछ बचा हुआ है तो उसको करेंगे, और नहीं बचा है तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।